नमस्कार, टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है न्यूज रूम लाइव में। न्यूज रूम लाइव में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले जो सियासी वार हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लगातार ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं, लगातार ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जिसको लेकर पहले भी सियासत हो चुकी है। अब ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौजूदा मुख्यमंत्री के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि खनन प्रेमी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उसको लेकर अब बाकी के नेता वो भी अब हरीश रावत पर लगातार वार करते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में सियासत का आलम यह है कि निजी तौर पर भी हमले किए जा रहे हैं। 70 विधानसभा सीटों को लेकर जिस तरीके से कसरत तेज हो चुकी है, तमाम जो सियासी दल के खिलाड़ी हैं जमीन पर उतर चुके हैं और रणनीति भी तैयार की जा रही है। तमाम स्थिति के बीच में अब ऐसे में पूर्व सीएम ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार जो खनन है वो बढ़ता जा रहा है और मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खनन प्रेमी हैं। इस तरह की बातें भी उन्होंने कही और इसके साथ ही और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन इसको लेकर अजय भट्ट ने तमाम तरह की बातों को लेकर इन तमाम आरोपों को नकारने का काम किया है। क्या है पूरा मामला उस समझने की हम कोशिश करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या खनन का ये पूरा मामला क्या है, एक बार विस्तार से बताएं। मोहित, खनन का खेल जो है उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड अलग हुआ है तब से ही चलता आ रहा है। मौजूदा सरकार जो भी होती है, विपक्ष सरकार को घेरने के लिए खनन प्रेमी या खनन के साथ गठजोड़ करने का आरोप लगाते हैं। जब 2017 से पहले हरीश रावत की सरकार उत्तराखंड में थी तो बीजेपी वाले कांग्रेस को खनन माफिया के साथ गठजोड़ की बात वो करते थे, आरोप हरीश रावत की सरकार पर लगाए जाते थे। और अब जब उत्तराखंड में धामी सरकार है यानी कि बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस धामी को खनन प्रेमी बता रही है और हमलावर है। खनन का मुद्दा उत्तराखंड में सियासत तौर पे लगातार हावी रहता है। मोहित, इतनी गंभीर सियासत होती है, इतनी बड़ी सियासत होती है कि सत्ता के फेरबदल तक की नौबत कई बार आ जाती है। कई बार सरकार इस तरह से घिर जाती है कि जवाब देना नहीं बनता है। कांग्रेस की सरकार में भी कई दफे ऐसी स्थितियां बनी कि सरकार को जवाब देना भारी पड़ गया। बहरहाल जो मौजूदा वक्त है, जो मौजूदा दौर में पूर्व सीएम हरीश रावत ने मुख्यमंत्री धामी को खनन प्रेमी बताया है। उन्होंने पिछले दिनों जब उत्तराखंड में बरसात हुई थी तो देहरादून के जाखन में एक पुल बह गया था मोहित, तो उस पुल को लेकर भी उन्होंने कहा कि पुल के आसपास इतना खनन कर दिया गया तो पुल के पिल्लर उससे बैठ गए। और हरीश रावत ने तो यह भी कहा है कि जो आने वाली बरसात होगी तब भी उत्तराखंड को कई गुना नुकसान होगा क्योंकि खनन बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है, ऐसा हरीश रावत का कहना है। वहीं जब हरीश रावत बीजेपी सरकार पर हमलावर हुए तो खुद केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट सामने आए और उन्होंने हरीश रावत को उनकी सरकार की परिस्थितियों को देखने की सलाह दी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि केवल ये बीजेपी की बौखलाहट है और कुछ नहीं है। बीजेपी, माफ कीजिएगा, जो कांग्रेस है वो बिना सर पैर की बात कर रही है। समझने की कोशिश करें कि जब हरीश रावत की सरकार गई थी, जो सियासी पंडित हैं वो ये कह रहे थे कि सरकार किसी की भी हो, पहाड़ों पर राज हरीश रावत का ही रहेगा। हरीश रावत की राज की बात कही जा रही थी क्योंकि खनन की स्थिति उनके जमाने में भी चल रही थी और आज भी चल रही है। इन दोनों बातों को जोड़कर देखा जाए, क्या मतलब निकालते हैं? बिल्कुल मोहित, जो कहा जाता है, जैसे मैं बता रहा था, खनन का खेल इतने बड़े लेवल पे उत्तराखंड में होता है, चाहे सरकार किसी की भी रहे, लेकिन आरोप हर किसी सरकार पे लगते हैं और धरातल पे वो चीज दिखती भी है क्योंकि खनन का एक निश्चित क्षेत्र होता है। उसके बाद अगर आप खनन करते हैं तो उससे प्रकृति को भी नुकसान होता है और सरकार के राजस्व में भी कमी आती है क्योंकि जो अवैध खनन होता है वो सरकार के राजस्व में मोहित काउंट नहीं होता है, लेकिन प्रकृति का नुकसान होता है, जनता का नुकसान होता है, कई बार पुल टूट जाते हैं और जनहानि भी मोहित हो जाती है। दूसरी ओर अगर उत्तराखंड की सियासत की बात करें, हरीश रावत एक बहुत बड़ा कद उत्तराखंड की राजनीति में है। भले ही बीजेपी कुछ भी कहे, उनको नकारने की कोशिश करे, लेकिन जो बीजेपी के पंडित हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, वो भी जानते हैं कि जब तक हरीश रावत सामने है तो कांग्रेस से पार पाना इस दौर में मुश्किल है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी की सरकार है तो जनता बीजेपी की सरकार की जो योजनाएं हैं उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराज भी है और काफी तौर पे जो विकास के काम बीजेपी गिना रही है तो कांग्रेस उन विकास के कामों के सहारे ही सरकार को बैकफुट पर लाने की मोहित कोशिश कर रही है। लेकिन एक समझने की कोशिश करें कि जब कही जा रही है तो इसका जो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, खनन जो अभी हो रहा है, अवैध खनन जो चल रहा है, वो पहाड़ी इलाकों में या फिर तराई वाले क्षेत्रों में हो रहा है, जो निचले मैदानी इलाके हैं वहां पर हो रहा है, और खनन के इस मामले को लेकर और कौन से विधानसभा क्षेत्र ऐसी हैं जिन पर खासतौर पर असर पड़ता हुआ नजर आता है? खनन के सहारे बीजेपी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश हो रही है। अभी अभी हरिद्वार में भी आम आदमी
खनन के आरोप बीजेपी सरकार पे लगाए हैं। ये केवल आरोप है, क्योंकि प्रशासनिक कार्रवाई जो होती है वो कहीं भी पूरे उत्तराखंड में नहीं हो रही, तो हम ये नहीं कह सकते कि उत्तराखंड में अवैध खनन हो रहा है। ये केवल सियासी आरोप हैं और प्रत्यारोप हैं, जिनका जवाब सरकार अपने स्तर पर दे रही है, बीजेपी के नेता अपने स्तर पर दे रहे हैं। कुल मिलाकर 2022 के रण से पहले इस तरह का माहौल सरकार के खिलाफ बनाने की कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है, और जो दूसरे विपक्षी दल है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, वो भी खनन के सारे अपनी सियासी रोटी सेकने की पूरी जुगत में है। क्योंकि मोहित, आम आदमी पार्टी का वर्चस्व उत्तराखंड में बहुत बड़ा नहीं है बहरहाल, लेकिन इस बार के चुनाव में वो पूरी जोर के साथ, पूरी मेहनत के साथ मैदान में है, और ये दिखाने की और ये समझाने की कोशिश बीजेपी और कांग्रेस को की जा रही है कि आप दोनों ही नहीं हैं, इस बार हम भी मैदान में हैं। लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि खनन जैसी बातें जब कही जा रही हैं, इसके अलावा ऐसे कौन कौन से आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें कही जा रही है ताकि अपने विरोधी को चित किया जा सके। मैदान में बॉल डाल दी है, बैटिंग किस तरीके से हो रही है? बिल्कुल, बैटिंग बहुत फ्रंट फुट पे आके कांग्रेस खेली। अभी पिछले दिनों हरीश रावत ने यह भी आरोप लगाया था कि सचिवालय से जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं वो मजबूरन छुट्टी पे जा रहे हैं, क्योंकि सरकार का इतना प्रेशर है। जो सरकार ने जो योजनाएं अपनी लॉन्च की हैं, या जिनका शिलान्यास हो रहा है, या जिनका लोकार्पण हो रहा है, उनको पार पाना आईएएस के बस की बात भी नहीं हो रही है। इस तरह के आरोप भी हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर लगाए हैं। और आइए तो कई आईएएस ऐसे हैं जो एक लंबी छुट्टी पे चले गए। अब वो लंबी छुट्टी पे क्यों गए हैं, इसका जवाब सचिवालय स्तर से मिल पाएगा, और वो जल्द ही सरकार देने वाली है। लेकिन कई तरह के जो ऐसे मुद्दे हैं उनको भुनाने की जो कांग्रेस है वो पूरी कोशिश कर रही है, ताकि किसी भी तरीके से बीजेपी सरकार को बैकफुट पे ही रखा जाए और कांग्रेस फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करे। लेकिन एक और तस्वीर जो देखने को मिल रही है उत्तराखंड के अंदर, कि कांग्रेस सिर्फ बयान नहीं दे रही है, बल्कि ये समझा रही है कि महंगाई है, खनन हो रहा है, और इसके साथ ही अलग अलग तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, बेरोजगार, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? बिल्कुल मोहित, कांग्रेस के पास इस समय जो है मुद्दों की कमी नहीं है। बेरोजगारी की बात कर लें, महंगाई की बात कर लें, खनन की बात कर लें, देवस्थानम बोर्ड की बात कर लें, पलायन की बात कर लें, जंगली जानवरों की बात कर लें, तो कई तरह के ऐसे मुद्दे हैं। फिर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो तमाम ये वो सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस अब मैदान में है। जनता तक एक माइंडसेट करने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी सरकार में इतने मुद्दों पर काम नहीं हुआ है, जबकि बीजेपी जनता को यह जता रही है, ये दावे कर रही है कि चाहे पलायन की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बीजेपी सरकार ने बेहतर काम किया है। कोविड काल के दौरान कई तस्वीरें हमने भी देखी, कई जगह से बड़ी विकट तस्वीरें सामने आई, लेकिन वो एक महामारी का दौर था। बीजेपी का दावा है कि महामारी के दौर में छोटी मोटी खामियां कहीं ना कहीं रह जाती। तो कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस जनता को अपने अपने हिसाब से, अपने फ्रेम में सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब 2022 का इलेक्शन हो तो वोट उनके मन मुफीद पड़ सके। मोहित, अच्छा, कांग्रेस तो अपनी बात कह ही रही है, लेकिन साथ में जिस तरीके से हाल ही में सीएम पुष्कर रावत को हम जवाब क्यों दें, वो किसके नेता हैं? कांग्रेस ही उनको नेता नहीं मानती। इन तमाम इस तरह के बयानों को लेकर क्या देखें? मोहित, मैंने पहले ही कहा था कि हरीश रावत राजनीति का बहुत बड़ा कद है, और बीजेपी जानती है कि इस कद से पार पाना मौजूदा स्थिति में बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए उन तमाम तरह की बातें की जा रही हैं जिससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जो मानसिकता है उसको कमजोर किया जा सके और सीधा हरीश रावत को टारगेट किया जा सके। मोहित, बिल्कुल, तो अलग अलग तरह की रणनीति तैयार की जा रही है। वरिष्ठ सहयोगी आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, कांग्रेस पुष्कर सिंह धामी पर कि वो खनन प्रेमी हैं, और बीजेपी आज अपनी रणनीति तैयार कर रही है। क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश में अवैध खनन एक बहुत बड़ा मसला है। हरीश रावत अवैध खनन मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करा रहे हैं। यही आरोप एक दौर में आपको याद होगा कि हरीश रावत के ऊपर लग रहे थे जब वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। आज वही आरोप लगा रहे हैं। तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो अवैध खनन का मामला हो या फिर शराब का मामला हो, या जिसकी सरकार होती है उसके ऊपर ये आरोप लगते हैं। यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं बड़ी कॉमन है वहां पर उत्तराखंड के अंदर, जिन समस्याओं का समाधान आज तक मोहित हुआ नहीं है, और वो जब विपक्ष में पार्टियां बैठी होती है तब उन मुद्दों को उठाते हैं। उसमें से एक अवैध खनन भी है, क्योंकि अवैध खनन और फिर वैध खनन, इन दोनों के बीच में बहुत छोटा सा अंतर है। क्योंकि खनन वहां पर होना चाहिए, चुगान होना चाहिए, सरकार परमिट देती है। अब उसको लेकर जो परमिट देती है एक मापदंड है, उससे ज्यादा फिर ये खनन करते हैं तो फिर वो अवैध खनन हो जाता है। तो ये हमेशा आरोप सरकारों के ऊपर लगती है कि जो पट्टे दे रहे हैं, जो पट्टाधारी हैं, वो भी अवैध खनन कर रहे हैं, और साथ ही बहुत से ऐसे माफिया हैं जिनके जरिए सरकार अवैध खनन कराती है ताकि वहां पर बहुत बड़ा राजस्व उनको मिल सके। ये हर सरकार के ऊपर लगता है। इसके अलावा
देखिए, तमाम तरह की दिक्कतें उत्तराखंड के अंदर हैं। 20 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका उत्तराखंड के अलग गठन का, लेकिन उन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। आज आप देखिए कि पहाड़ खाली हो गए, पलायन बढ़ते जा रहे हैं। हजारियों गांव ऐसे यहाँ वहाँ पर मोहित जहाँ पर कोई रहने वाला नहीं है। भूतिया गांव घोषित हो चुके हैं, लेकिन सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं अभी तक की सरकारों ने। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। चीन से जुड़ा हमारा बॉर्डर है उत्तराखंड, वो अपने बॉर्डर तक सड़कें बना रहा है, सहूलियत, वहां पर गांव बस रहे हैं, और हमारे उत्तराखंड के गांव हैं वो खाली हो रहे हैं, पलायन हो रहा है, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। एक पलायन की जो पीड़ा है वहां पर, वो अभी तक खत्म नहीं हो पाई। इस मौजूदा सरकार ने कहा था कि हम इस पर काम करेंगे। इन्होंने एक पलायन आयोग भी बना दिया। ये पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हुआ कि मौजूदा सरकार ने पलायन आयोग बनाया, लेकिन पलायन आयोग ने कितना किया? पलायन आयोग बनाने से सिर्फ का समाधान नहीं होता है, उस समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। पहाड़ों पर बुनियादी चीजें मोहित नहीं है, वहां पर अस्पताल की व्यवस्था नहीं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। हम पहली बार एक राज्य में ऐसा देख रहे हैं जहां पर स्कूलों को बंद किया जा रहा है। कई सरकारी स्कूलों को बंद करके मर्ज करके एक स्कूल बनाए जा रहे हैं। ये पहला राज्य उत्तराखंड ऐसा है, किसी राज्य में नहीं है। हर राज्य में स्कूल बनना है, सरकारी स्कूल बनाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, ताकि उन स्कूलों में बच्चे पढ़ सके, सहूलियत मिले। पहले कई गांव के लोग आके उसमें पढ़ते थे, लेकिन गांव के बच्चों को दिक्कत ना हो, इसीलिए अलग अलग सरकारी स्कूल बना दिए गए। लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर लोग नहीं है। लोग पलायन कर चुके हैं, या तो देहरादून आ गए, बड़े शहरों में आ गए, जो प्लेन क्षेत्र है वहां पर उधम सिंह नगर, या फिर वो दूसरे राज्यों में रुक कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों का हाल बहुत ज्यादा बुरा है। डॉक्टर उत्तराखंड के अंदर बहुत ज्यादा कम है। आप देखिए वो दूसरे राज्यों में जाके इलाज करा रहे हैं। अरे आधुनिक दौर है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। आपने कहा डबल इंजन की सरकार जब बनेगी तो बुनियादी चीजें मिलेंगी वहां पर। और ये मौजूदा सरकार की वक्त की बात नहीं है, ये 20 साल से होता चला रहा है, उससे पहले भी होता चला रहा है, क्योंकि उत्तराखंड का जो गठन करने की मांग हो रही थी इन्हीं बुनियादी मुद्दों पर हो रही थी। लेकिन आज भी सरकारी अस्पताल वहां पर नहीं है। लोग पहाड़ उतरकर, हमने खुद देखा कि बरसात के सीजन में किस तरह से कंधों पर लाद कर दूसरे राज्यों में लोग पहुंचते हैं, वहां पर इलाज कराते हैं। तो सरकारी वहां पर अस्पताल नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था वहां पर, मैंने बताया कि स्कूल बंद है, सड़कें टूटी फूटी हैं आज भी। और आप देख रहे हैं कि वहां पर जब प्राकृतिक आपदा आती है तो फिर कई गांव बंद हो जाते हैं। बरसात के सीजन में अभी भी ऐसा होता है कि दर्जनों गांवों का संपर्क दूसरे इलाकों से कट जाता है। लोग इंतजाम कर लेते हैं कि बरसात का सीजन आ रहा है, 6 महीने तक हमारे गांव बंद रहेंगे, 1 साल तक बंद रहेंगे, कोई पता नहीं, अगर लंबी बारिश हो गई तो लोग इंतजाम करके फिर वहां पर पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग हैं वहां पर। पर्यटन का 60% जुड़े हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। आप लोगों ने कुछ किया नहीं आज तक। देखिए सबसे बड़ी हास्यास्पद बात है, जैसे कि परिसंपत्ति का विवाद भी है, तो बीजेपी कोशिश कर रही थी कि अब खेले परिसंपत्ति के मामले को लेकर, लेकिन परिसंपत्ति के विवाद को भी कांग्रेस ने इसको अपनी गोद में ले लिया। तो किस तरह बिल्कुल परिसंपत्ति का मामला देखिए, अब एक कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उत्तराखंड को बेहतर तरीके से जानते हैं। पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के हैं, वो पलायन के हैं, वो इलाका जो उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है। यानी कि दोनों मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से, दोनों से ताल्लुक बेहतर तरीके से रखते हैं। बहुत बार, हर बार जब उत्तराखंड में सरकार बनती है तो परिसंपत्ति के निस्तारण के लिए बातचीत होती है। इस बार भी कई दौर की हुई, लेकिन इस बार बड़े सकारात्मक कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है परिसंपत्ति मामले को लेकर काफी हद तक तो बंटवारा हो गया, कुछ चीजें जो बची हैं उसका भी समाधान जल्दी निकल जाएगा। मैं एक बात और कह रहा था कि पहला राज्य ये ऐसा है जहां पर गठन के बाद 20 साल के बाद इस राज्य को अभी तक राजधानी नहीं मिली है स्थायी तौर पर। आज स्थायी राजधानी देहरादून बनी है। सियासत होती है, बीजेपी ने जब विधानसभा चुनाव 2017 हुआ था, उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, इन्होंने वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी मोहित तो हम स्थायी राजधानी बनाएंगे। लेकिन स्थायी राजधानी आज तक उत्तराखंड को नहीं मिल पाई मोहित। बहुत समस्याएं हैं, कहां पर ये उलझे हैं, आपने क्या काम किया है, सैकड़ों राज्य आंदोलनकारियों ने कुर्बानी दी है, क्या उनकी कुर्बानी आज क्या सफल हो पाई है? क्या उत्तराखंड के लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल पाई हैं, या आज भी उत्तराखंड में वही पहाड़ बनाम प्लेन अभी भी चला आ रहा है कि कहते हैं पलायन की राजधानी और पहाड़ की राजधानी, राजनीति आज भी वही हो रही है जो पहले उत्तर प्रदेश के वक्त।
ये उत्तराखंड का गठन जो हुआ है बुनियादी सुविधाएं देने के लिए हुआ है, वहां पर राजपाट चलाने के लिए नहीं हुआ है। 21 साल हो चुके हैं और ऐसे में मंथन करना चाहिए, रणनीति बन रही है, सियासी खिलाड़ी मैदान में हैं, लेकिन नतीजे क्या होंगे वो आपके हाथ में है। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कि उत्तराखंड में जो हालात हैं उसी की तरीके से उत्तर प्रदेश में भी आज बड़ी सियासी हलचल हुई है। क्या है हलचल, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।